Hi everyone, my name is Vinny Madan and in today class हम पढ़ेंगे फ्लेक्सबॉक्स एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में। मैंने कुछ डायग्राम्स एंड प्रिपरेशन करी है, तो हम उसी के थ्रू पढ़ेंगे एंड देन हम अपने वीएस कोड पे जाएंगे एंड कुछ कोड करेंगे एंड देखेंगे कि हम कैसे एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होते क्या है, वो सब देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारे टॉपिक का नाम है फ्लेक्सबॉक्स एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। पहले देखते हैं कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहिए कि जितनी भी हमारी वेबसाइट्स है वो अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हमारी स्क्रीन पर एडजस्ट हो सके। बट अगर हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं होगा तो वो अडाप्ट नहीं कर पाएगी। दूसरा, पहले जो हमारी वेबसाइट्स बनती थी वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी, क्योंकि उसकी वजह से लोग बाकी स्क्रीन पे उसको अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते। तब फॉन्ट स्क्रॉल होते रहते थे, हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ता, टेक्स्ट स्क्रीन के बाहर चले जाता था, या बहुत सारे इश्यूज आते थे क्योंकि तब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी यूज करते थे जो कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन को सपोर्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, इनलाइन ब्लॉक, पोजीशन, फ्लोट, ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता था। ये तो हुई चलो प्रॉब्लम कि कैसे हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अराइज हुई। दूसरी चीज, किस चीज की हमें जरूरत थी कि हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन को अडेप्ट करें। वो जरूरत ये पड़ रही थी कि हमें चाहिए था स्क्रीन पे जितने भी एलिमेंट्स, आइटम्स है, वो इजीली अलाइन हो सके, उनके अंदर अच्छी सी स्पेसिंग हो, उनका लेआउट जो हो फ्लेक्सिबल हो। जब मैं स्क्रीन हमारी छोटी हो जाए तो हमारी वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले, जब हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले हमारी वेबसाइट। तो ये हमें जरूरत पड़ी। इस जरूरत को कौन पूरा करता है? फ्लेक्सबॉक्स एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, पहला टॉपिक जो है हमारा फ्लेक्सबॉक्स। फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें आइटम्स को अरेंज करने में बहुत हेल्प कर देता है। इसको हम मान सकते हैं कि मान लो एक बॉक्स है जिसमें कुछ ना कुछ आइटम्स पड़ी हुई है एंड हम चाहते हैं कि उनको या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली अलाइन कर दिया जाए। तो उसके लिए फ्लेक्स बॉक्स का यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है अभी हम समझेंगे अपने वीएस कोड पे। बट उससे पहले एग्जांपल देखते हैं कि बिफोर फ्लेक्स बॉक्स हमारी आइटम्स कैसे शो होती थी। हमें मैन्युअली हर एक आइटम पे पैडिंग, मार्जिन, स्पेसेस सब लगाने पड़ते थे। बट आफ्टर फ्लेक्स बॉक्स हमें जस्ट एक कमांड, हमें जस्ट एक कोड लिखना है एंड हमारे पास सब कुछ अलाइन मिल जाएगा हमें। यहाँ पे कुछ कोड है, यहाँ ना देखते हुए हम अपने वीएस कोड पे जाते हैं, हम देखते हैं। ओके, यस। मैंने अपना फोल्डर ड्रॉप कर लिया है अपने वीएस कोड में। हम यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाते हैं एंड एक स्टाइल डॉट सी एस एस भी बना लेते हैं। अपने एच टी एम एल में बॉयलर प्लेट लेकर आते हैं एंड अपनी सी एस एस को भी लिंक करते हुए चलते आगे। तो हमने यहाँ पे लिंक वगैरह सब कर लिया है। तो हम पहले अपना जो हमें सीखना है उसका हम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। सो मैं एक कंटेनर बिल्ड करूंगी, पेरेंट डिव डिव कंटेनर। ओके, कंटेनर हमारा बन चुका है। इसमें मैं इसके 4 चाइल्ड्स बनाऊंगी, 4 चिल्ड्रन बनेंगे इसके। ओके, ये बन चुके हैं। इनको मैं नाम दे देती हूँ कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 एंड कार्ड 4। ये हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर बन गया। एक बार इसको हम लाइव सर्वर पे चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, सही दिख रहा है हमें ये अभी तक तो। ओके, ओके, अगर हम अपनी CSS में जाते हैं एंड अपनी हम CSS की बॉयलर प्लेट लिखते हैं, आंखों को बचाते हुए हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। लेट मी सी। ओके, दिस वन इज गुड। ओके, यस, ठीक है। ओके, जो हमारे चाइल्ड डिव है उनको मैं सिलेक्ट करती हूँ एंड मैं दे देती हूँ उनको
हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं सैल्मन, एक बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, सॉलिड वाइट। 2 पिक्सल सॉलिड वाइट हमारा हो चुका है। ओके, सो हमने अभी तक अपने जो चाइल्ड डिव्स है उन पे हमने कुछ तो वैल्यूज लगाई है, एंड ये शो नहीं हो रहा है हमें। सो लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओ माय बैड, मैंने यहाँ पे क्लास दे दी थी। ओके, होपफुली अब ये वर्क करेगा, एंड ये चल रहा है। ओके, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ये सब ना एकदम चिपके हुए वर्टिकली कॉर्नर एक लेफ्ट साइड पे आ गए हैं, जो कि डिफॉल्ट बिहेवियर है। बट मैं चाहती हूँ इसको प्रॉपरली अलाइन करना, इसको फ्लेक्सिबल बनाना, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरा पेरेंट डिव है, कंटेनर। ओके, कंटेनर पर पहले मैं अपने कंटेनर की एक हाइट दूंगी, 100 व्यू हाइट। एंड अगर मैं इस कंटेनर को बोलूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इससे हमारा फ्लेक्स बॉक्स लग चुका है। लेट्स सी क्या हुआ है। ओ, ये सारी चीजें रो वाइज अलाइन हो चुकी है। तो हमने अभी ये देखा कि कैसे पहले सब चीजें वर्टिकली अलाइन थी एंड चिपकी पड़ी थी, एंड जस्ट एक कोड से वो फ्लेक्सिबल होके रो वाइज अलाइन हो चुकी है। एक चीज देखें क्या ये फ्लेक्सिबल सही में हुआ है। लेट्स सी। ओ, ये तो श्रिंक हो रहा है, मतलब ये हुआ है। ओके, ये मतलब रिस्पॉन्सिव का हुआ है, पर उतना अच्छे से नहीं हुआ जितना हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम कुछ सीखेंगे। उसके लिए हम जरा अपने डायग्राम्स पे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। तो हमने देख लिया फ्लेक्स बॉक्स को कैसे लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट डिव पे लगेगा। ओके, फिर आता है डायरेक्शन ऑफ आइटम्स। हमने अभी देखा कि यार हमने डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही लगाया वो सब चीजें रो वाइज अलाइन होगी। क्या पता हमें अगर कॉलम वाइज अलाइन करनी हो तो हमें देखते हैं। हमें अगर रो वाइज अलाइन करनी है तो हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। और अगर हमें कॉलम वाइज अलाइन करनी है तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। पर क्वेश्चन ये आता है, अभी तक तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं दिया, तो वो रो वाइज अलाइन कैसे हो गया। सो सिंपल है। जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ही फ्लेक्स डायरेक्शन का रो है। तो अगर हम मेंशन ना भी करें फ्लेक्स डायरेक्शन तो वो डिफॉल्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग रो वाइज हमारे एलिमेंट्स को अलाइन कर देता है। बट अगर हमें कॉलम वाइज चाहिए, सपोजली अगर हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो हमें कॉलम वाइज ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, तो उसके लिए हम ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देंगे। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सो देखते हैं। सो लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। पहले ये रो वाइज था, नहीं अब कॉलम वाइज हो गया बिकॉज हमने फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर लिया। ओके, अब तक हमने समझा क्या, फ्लेक्स बॉक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म फ्लेक्स डायरेक्शन रो में आइटम लेफ्ट से राइट में जाती है, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में आइटम्स टॉप से बॉटम में जाती है। ओके, अब ना हमारी स्क्रीन पे दो तरह की इनविजिबल लाइन होती है। फर्स्ट इज मेन एक्सिस एंड सेकंड इज क्रॉस एक्सिस। इट डिपेंड्स कि आप किसके लिए बना रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस अपनी प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेती है। सपोजली हमारी अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है एंड क्रॉस एक्सिस वर्टिकल होती है। बट अगर हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो हमारी मेन डायरेक्शन वर्टिकली होती है एंड क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टली होती है। बट अब यहाँ इनका मतलब क्या, ये क्यों पढ़ रहे हैं। रीजन, अगर मान लो मैंने अभी देखा कि जब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया था तो वो सब चीजें वर्टिकली अलाइन हो गई थी। बट क्या पता मुझे इन चीजों को अपने स्क्रीन के सेंटर में लाना हुआ, या वर्टिकली लाना है या हॉरिजॉन्टली लाना है, स्क्रीन के सेंटर में या स्क्रीन के एकदम बॉटम में या टॉप में। अभी जैसे टॉप में अलाइन हो रखा है,
बट अगर मैं क्या चाहूँ कि मैं चाहती हूँ कि यार इसको ना मैं स्क्रीन के सेंटर में ले आऊँ, तो वो कैसे होगा? तो वो उसके लिए हमने मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस पढ़ा। हमने देखा कि अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो हमें क्या यूज करना है? जस्टिफाई कंटेंट का यूज करना है। इससे क्या होगा, हम इसको मेन एक्सिस पे हैंडल कर सकते हैं, आइदर इन द लेफ्ट, आइदर इन द राइट और इन द सेंटर। बट अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो हम अलाइन आइटम्स का यूज करते हैं, जिससे वो सेंटर, टॉप, बॉटम अलाइन हो जाता है। सिंपल इससे याद रख सकते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सेस पे, या आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, एंड अलाइन आइटम्स हमेशा वर्टिकली वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग और हम देखते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है। जैसे अभी हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा हुआ है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? align items. So let's see. align items सेंटर यूज करते हैं एंड देखते हैं क्या हुआ। ओ, हम देख सकते हैं वो यहाँ पे था पहले एंड अब वो सेंटर में आ चुका है। इसने वर्क कैसे किया, कौन से एक्सिस पे वर्क किया वो देखते हैं। उसने ये यहाँ पे था। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया। तो ये किस पे वर्क हुआ है? क्रॉस एक्सिस पे वर्क हुआ है। व्हाट इफ मैं इसको मेन एक्सिस पे भी हैंडल करना चाहती हूँ, है ना? अभी ये स्क्रीन के टॉप पर है, अगर हम देखें। उप्स, अभी ये स्क्रीन के एकदम टॉप पे है। मैं इसको थोड़ा नीचे लाना चाहती हूँ कि सेंटर में आ जाइए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट। मेन एक्सिस के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। ओके, लेट्स चेक। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेट्स सी। ओ, यू कैन सी यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया, वो सेंटर में आ चुका है। तो हमने देखा कि कैसे हम अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट से मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस पे खेल सकते हैं। बट हमें बस याद रखना है कि हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है। सपोजली हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे रो करते हैं, बट क्या हमें मेंशन करने की नीड है? कर सकते हैं, बट क्या सही में अगर हम नहीं करेंगे तो क्या डिफॉल्ट बिहेवियर होगा? रो होगा। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट ही कर देते हैं एंड लेट्स सी। हम्म ये रो वाइज अलाइन हुआ, मेन एक्सेस पे सेंटर है क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट यूज करा है, क्रॉस एक्सेस पे सेंटर्ड है क्योंकि हमने अलाइन आइटम्स यूज करा है, और फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी रो है। तो ये ऐसे सेंटर अलाइन हो चुका है। एक बार इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं कैसा है। हम ये देख सकते हैं ये स्क्वीज हो रहा है काफी हद तक तो ये फ्लेक्सिबल हो चुका है। बट हमें चाहिए कि जब मैं इसको छोटा करूँ तो ये जो बॉक्सेस है, जितने हमारे कार्ड्स है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये अगर हमें वर्टिकली शो होंगे, मतलब कॉलम वाइज शो होंगे, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तो उसके लिए हमारे पास एक चीज आती है, हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। बट रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जाने से पहले एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि हमें जाननी चाहिए, और वो है गैप। अभी हम देख सकते हैं कि इनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, सब चिपके हुए हैं एक साथ। मैं चाहती हूँ सबके बीच में एक इवन गैप आ जाए। तो कुछ नहीं करना, हमेशा पेरेंट डिफ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी, गैप। सपोजली आई विल गिव 20 पिक्सल। सो इनके बीच में इवन गैप आ चुका है एंड ये स्टिल फ्लेक्सिबल है, रिस्पॉन्सिव है, श्रिंक हो रहे। ओके, तो ये तो अभी हमने पढ़ लिया फ्लेक्स बॉक्स। बट या ओके, फ्लेक्स बॉक्स के बाद आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन। सी, पहले हम जानते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन इतना जरूरी क्यों है, और एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या होती है। हम्म वाई रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज मैंडेटरी, इतना जरूरी क्यों है? लेट्स सी। हम जो भी वेबसाइट्स बनाते हैं, तो जैसे हम लोग तो टेकीज हैं, तो हमारे लिए तो डेस्कटॉप हमारा वर्ल्ड हुआ। हम सब मेजोरिटी टाइम वेबसाइट्स अपनी डेस्कटॉप पे हैंडल करते हैं, चेक करते हैं। बट फॉर अदर यूजर्स आउट इन दिस वर्ल्ड, तो उनके लिए तो सबसे पहले मोबाइल में एक्सेस होना जरूरी है, बिकॉज उनके लिए सबसे क्लोजेस्ट डिवाइस जो उनके साथ हमेशा रहता है, उसी में वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं कोई भी वेबसाइट हो, मोबाइल फर्स्ट वर्ल्ड हो। मतलब मोबाइल में अच्छे से विजिबल हो, यूआई एक्सपीरियंस, उसका यूजर एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा अच्छा हो, तो यूजर क्योंकि इजिली एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल में। फिर आता है
वेबसाइट मस्ट ऑटोमेटिकली अडेप्ट टू स्क्रीन साइज। वेबसाइट खुद से ही स्क्रीन साइज को अडेप्ट कर पाए, इसी को ही रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं करना, छोटा सा हम छोटे हम कोड पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे रिस्पॉन्सिव डिजाइन वर्क करता है, एंड हम अपना खुद का रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना लेंगे। ओके, लेट्स गो। यप, यस, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। सी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड है। फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल लेआउट होना चाहिए, जिसको हम फ्लेक्स बॉक्स से बना सकते हैं, जो भी अभी हमने बनाया। कैसे वो कार्ड्स श्रिंक हो रहे थे जब हम स्क्रीन साइज छोटा कर रहे थे। बट मेरा क्या डाउट था कि यार अगर ये श्रिंक होते होते अगर इनके फ्लेक्स डायरेक्शन खुद से चेंज हो रहे, कॉलम वाइज आ जाए। अभी ऐसे है तो जब छोटी स्क्रीन हो तो ऐसे हो जाए तो इजीली उस पर फिट हो पाएंगे। तो उसके लिए आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मीडिया क्वेरी। ओके। अब मीडिया क्वेरी क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि मीडिया क्वेरी रिस्पॉन्सिवनेस का ना दिल है। दिल नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। मीडिया क्वेरी इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखना। ओके, तो अगर हम देखें मीडिया क्वेरी का मतलब क्या है, मीनिंग अप्लाई डिफरेंट सीएसएस फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइज। अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग सीएसएस लिखनी पड़ेगी। यार ये तो सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। डोंट वरी, इजी करते हैं। हाँ, अब पहली बात, अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। अरे मुझे थोड़ी पता है कितने स्क्रीन साइज होंगे, कौन कौन से होंगे, मैं क्या हर एक स्क्रीन साइज के लिए बनाता रहूं? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमारे पास एक चीज है, कॉमन स्क्रीन साइज ब्रेक पॉइंट्स। ये तीन चीजें याद रखनी है कि अगर हम मोबाइल्स के लिए बना रहे हैं तो उसकी हम स्क्रीन ध्यान रखेंगे अप टू 768 पिक्सल। अगर इतनी विड्थ है, अगर किसी स्क्रीन की विड्थ इतनी हो गई है, 768 तक चली गई है, 768 तक है, तो वो हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं। अगर 768 से 1024 तक चली गई है तो वो टैबलेट्स के लिए। एंड अगर 1024 पिक्सल से ज्यादा की कोई स्क्रीन है तो वो हमारे डेस्कटॉप के लिए होती है। तो ये थ्री कैटेगरी से इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने मीडिया क्वेरी अप्लाई करते हैं, और इन्हीं तीन के ऊपर हम अपनी सीएसएस भी अप्लाई करते हैं। सो ट्राई करते हैं कैसे होगा। पहले हमने पढ़ लिया कि मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कोड पे बाद में जाएंगे, पहले हम समझ लेते हैं। ओके। तो अभी तक हमें समझा कि मीडिया क्वेरी क्या होती है। अलग से अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग सीएसएस अप्लाई करना, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं है। तो एक बार ट्राई भी दे देते हैं। हम्म एक बार हम देखते हैं हमारे बारे दिख कैसा रहा है। अभी मैं देख सकती हूँ रो वाइज है, एंड मैं क्या चाहती थी, जब मैं इसको श्रिंक करूँ तो ये कॉलम वाइज अपने आप आ रहा है, जब इसकी जो विड्थ है, जब ये मोबाइल स्क्रीन जैसा दिख रहा है। ओके, सो मीडिया क्वेरी लगाने के लिए हमारे उप्स हाँ, मीडिया क्वेरी लगाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मीडिया, जिसमें ऑटोमेटिकली हमें लिखा कि स्क्रीन है और कुछ लिखना है। तो स्क्रीन को हम कट करेंगे, पैरेंथेसिस लगाते हैं, एंड क्या लिखेंगे हम? हमें अब ये स्क्रीन साइज को लिखना है। तो एक बार हम कोड देखते हैं, एंड यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर हमें लगाना है तो कुछ हमें विड्थ देनी पड़ेगी, एंड फिर हमें उस पर बताना पड़ेगा कि कितनी विड्थ होगी। तो उस अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। तो अगर मैं बोलूँ मैक्स विड्थ, सपोजली अभी अगर मैं मोबाइल के लिए सोच के बना रही हूँ कि अगर मोबाइल की इतनी स्क्रीन तो क्या होना चाहिए, तो मोबाइल का हमने देखा 768 पिक्सल तक होना चाहिए। ओके, तो जब मैक्स विड्थ, सबसे ज्यादा विड्थ अगर 768 है उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पेरेंट डिव था उस पर क्या करो, उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको चेंज कर दो कॉलम में। ओके, देखते हैं कुछ चेंज हुआ। या तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा। तो एक बार हम श्रिंक करके देखते हैं कुछ हो रहा है। लेट्स ओ, जैसे ही उसकी स्क्रीन साइज छोटी हुई तो ये श्रिंक हो गया। पहले कैसे वो एकदम ही स्क्वीज हुए जा रहा था, एंड यहाँ पे अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर पा रहे। अगर मैं दोबारा, उप्स, आई एम सॉरी। या, यस, अगर मैं टैबलेट के अकॉर्डिंग देखूं, 768 to 1024। ओके,
1024। ओके, अगर अभी श्रिंक करें, ओ या ये बहुत जल्दी श्रिंक हो रहा है क्योंकि विड्थ के अकॉर्डिंग। ओके, हम यहाँ पे कुछ और भी दे देते हैं, तो खुद से लिख देते हैं। मैंने लिखा 500 पिक्सल, जरूरत नहीं है बट हम चेक करने के लिए दे रहे हैं। ओके, अगर हम जाए ओ, तो ये एक पॉइंट आया जहाँ पे इसने अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो या यही सिर्फ होता है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे वर्क करता है, क्योंकि जब वो मोबाइल पे जाएगा तो जो एलिमेंट्स हमारे रो वाइज है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके कॉलम वाइज हो जाएंगे, एंड मोबाइल पे हम यही देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एक वेबसाइट का, चाय कोड। ये, तो अगर हम इस वेबसाइट को स्क्वीज करें तो अभी तक तो ठीक है, एंड अभी हम देखेंगे तो एलिमेंट कैसे स्क्वीज होते जा रहे हैं। एंड जब हम मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं तो ये एलिमेंट सारे के सारे फ्लेक्स डायरेक्शन इनकी क्या हो जाती है, कॉलम वाइज हो जाती है। एंड अगेन जब हमको करते हैं तो इनकी धीरे धीरे फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो रही है। तो यही हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन वर्क करता है, कैसे हमारी स्क्रीन अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगी। अगर अपने डायग्राम्स पे आते हैं, मैंने यस हमने सब कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं डिफरेंस क्या है, फ्लेक्स बॉक्स अरेंजेस द लेआउट एंड मीडिया क्वेरी मेक दैट लेआउट वर्क ऑन एवरी स्क्रीन साइज। मतलब हमने देखा कि जब हमने फ्लेक्स बॉक्स का यूज किया था तो उसने हमारे एलिमेंट्स, हमारे कार्ड्स को अरेंज कर दिया था, जिस भी डायरेक्शन में हम चाहते वो अरेंज कर रहा था। वो इतना अच्छे से रिस्पॉन्सिव वर्क नहीं कर रहा था। जब हमने देखा वो श्रिंक कर रहा था बट वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो पा रही थी। बट मीडिया क्वेरी उसको हर एक स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अडेप्ट होने में हेल्प करता है। एंड यही था डिफरेंस फ्लेक्स बॉक्स एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन में, मीडिया क्वेरी में। और इन दोनों को साथ में यूज करके हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बनाया। कि सिंपली कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लगाने के बाद हमारी जो डिवाइस है, सॉरी जो हमारी वेबसाइट है, वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। एंड विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय।